Hello everyone. Today we will continue our chapter Nationalism in India. In last lecture we talked about Mahatma Gandhi, Satyagraha and the three movements which were Champaran movement, Kheda movement and Mill Workers movement. Today we will talk about Rowlatt Act and the Jallianwala Bagh massacre. Here spelling of Rowlatt is ROWLET, not AT. ET is here. So, first of all, we will talk about Rowlatt Act. कि Rowlatt Act क्या होता है? It was a law introduced by British government, and this law gave the power to British government to repress the political activities. Political leaders can be arrested and kept in prison without trial for 2 years. अब इसमें क्या है कि ये एक लॉ इंट्रोड्यूस किया था ब्रिटिश गवर्नमेंट ने, और जो लॉ था इसने पावर दे दी ब्रिटिश गवर्नमेंट को कि कोई भी अगर छोटा और कोई ग्रुप है पॉलिटिकल पार्टीज़ का या फिर कोई और यूनियन कह सकते हैं हम, अगर वो प्रोटेस्ट करते हैं ब्रिटिश गवर्नमेंट के रूल्स के ख़िलाफ़ या फिर ब्रिटिश गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ या फिर कोई स्ट्राइक करते हैं, तो वो उस स्ट्राइक या फिर प्रोटेस्ट पर प्रतिबंध लगा सकते हैं, उस स्ट्राइक या प्रोटेस्ट को रोक सकते हैं। इसी के साथ में जो प्रोटेस्ट के लीडर होंगे उनको अरेस्ट भी कर सकते हैं और 2 साल तक प्रिजन में रखेंगे बिना किसी ट्रायल के। अब यहाँ पे बिना किसी ट्रायल से क्या मतलब है कि हमारा अभी लॉ है कि कोई भी व्यक्ति अगर गिल्टी है तो उसे 24 आवर्स में जो कोर्ट में ले जाना होता है, जो जज के सामने ले जाना होता है। लेकिन क्या होता है कि इसमें जो 2 साल तक प्रिजन में रखते थे पीपल को, जो पॉलिटिकल लीडर्स थे उनको 2 साल तक प्रिजन में रखते थे, चाहे वो गिल्टी हो या फिर ना हो, ना कि उनको कोर्ट में ले जाते थे या फिर जो जज हैं उनके सामने ले जाते थे। उनको डायरेक्टली 2 साल तक जेल में रखते थे। उसके बाद में फिर उनको जज के सामने ले जाते थे या फिर छोड़ देते थे। इसके बाद में क्या है कि अब हम बात करेंगे रोलेक्ट एक्ट को अपोज भी किया गया। ये जो रोलेक्ट एक्ट था, अब हमें भी दिख रहा है ये तो कि जो रोलेक्ट एक्ट है वो क्या था कि अनजस्ट लॉ था, यानी कि जस्टिस नहीं थी इस लॉ में, सही लॉ नहीं था, क्योंकि हो सकता है वो पॉलिटिकल लीडर गिल्टी हो सकता है नहीं भी हो। अगर नहीं होगा तो फिर उसे 2 साल की जेल क्यों मिली? इसीलिए इसको महात्मा गांधी ने अपोज किया। गांधी अपोज्ड दिस एंड लॉन्च्ड हड़ताल ऑन 6 अप्रैल 1919। अब 6 अप्रैल 1919 में महात्मा गांधी ने एक हड़ताल लॉन्च कर दी। इस हड़ताल को रोलेक्ट सत्याग्रह या फिर रोलेक्ट सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट भी कह सकते हैं। इस हड़ताल के बाद में क्या हुआ कि आफ्टर दिस non-violent rallies, strikes, protest was started by people in various cities and worker went on strike in railway workshop and shops were closed down। अब इससे क्या हुआ कि ये जो हड़ताल की थी महात्मा गांधी ने, इससे इंस्पायर होकर पीपल ने नॉन वायलेंट यानी कि अहिंसा को के मार्ग को अपनाते हुए रैली शुरू कर दी, स्ट्राइक करनी शुरू कर दी और प्रोटेस्ट स्टार्ट कर दिए थे। अलग अलग सिटीज़ में प्रोटेस्ट शुरू हो गए। जो वर्कर थे रेलवे वर्कशॉप में काम करने वाले वो स्ट्राइक पर बैठ गए, यानी कि धरना प्रदर्शन करने लग गए, आंदोलन करने लग गए थे, और जो शॉप्स थी उनको भी क्लोज कर दिया। अब इससे क्या हुआ कि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी वो डर गई थी, एक तरह से वो डर गई थी कि कहीं अब और ये कम्युनिकेशन जो सिस्टम है उनको नुकसान ना पहुंचाए। जैसे वर्कशॉप, रेलवे वर्कशॉप पे स्ट्राइक होने लग गई और उसी के साथ में जो शॉप्स थी उनको क्लोज कर दिया था, तो अब उन्हें डर था कि कहीं कम्युनिकेशन जो सिस्टम है उसको कोई नुकसान ना पहुंचाए या फिर ये प्रोटेस्ट आगे ना बढ़े। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने जो 10 अप्रैल को क्या किया कि अमृतसर में फायरिंग शुरू कर दी पीसफुल प्रोसेशन पर। On 10 April, the police in Amritsar fired upon a peaceful procession, provoking people for violence। अब इसमें क्या था कि जो नॉन वायलेंट रैलीज थी ये सभी हमने अभी देखा था, तो अब जो ब्रिटिश पीपल थे वो ऐसे तो उनको अरेस्ट कर नहीं सकते थे, लेकिन इन्होंने क्या सोचा कि इनको प्रोवोक करते हैं, कैसे भी करके वॉयलेंस करवाते हैं इनसे। तो एक पीसफुल प्रोसेशन पे जो
अमृतसर की पुलिस थी उन्होंने अटैक कर दिया। अब जो पुलिस थी वो ब्रिटिश पुलिस ही थी, तो उन्होंने फायरिंग शुरू कर दी एक पीसफुल प्रोसेशन पे, जिससे कि पीपल प्रोवोक हो गए थे। और उनको अब क्या हुआ कि वो भी वॉयलेंस शुरू करने लग गए। अब फायरिंग करने का एक और रीज़न भी था। वो रीज़न अब हम पढ़ेंगे जलियांवाला बाग मैस्केर के दौरान। तो द जलियांवाला बाग मैस्केर इन 1919, ये 1919 में हुआ था। तो ऑन 10 अप्रैल 1919, 10 अप्रैल 1919 को क्या हुआ कि एक डेमोन्स्ट्रेशन यानी कि एक ग्रुप जो कि प्रोटेस्ट करते हुए चल रहा था पीसफुल तरीके से। और क्यों प्रोटेस्ट कर रहा था, ये चाहता था कि जो दो पॉपुलर लीडर थे इंडियन इंडिपेंडेंस में जिनका इम्पोर्टेंट रोल था, कौन थे वो, डॉक्टर सत्यपाल एंड सैफुद्दीन किचलव, इनको अरेस्ट कर लिया गया था। तो इनको रिलीज करवाने के लिए प्रोटेस्ट हो रहे थे। उसी के साथ में जो रोलेक्ट एक्ट था उसके अगेंस्ट में प्रोटेस्ट हो रहे थे। इन दोनों को देखकर क्या हुआ कि जो ब्रिटिश पीपल थे वो एकदम से एक बार डर गए कि उनके हाथ से राज जाता जा रहा है या फिर उनकी जो पावर है वो कम होती जा रही है। इसीलिए उन्होंने पीसफुल प्रोसेशन पे फायर की थी। अब उस पे फायर करने से क्या हुआ कि और भी ज़्यादा भड़क उठे थे पीपल, और ज़्यादा एंग्री हो गए थे पीपल। और इसका क्या रिजल्ट हुआ कि जब जलियांवाला बाग में फेयर, बैसाखी का फेयर था, तो वहाँ पे मीटिंग करने के लिए चले गए लोग। अब इन्होंने और ज़्यादा भड़क उठे थे तो इन्होंने एक मार्शल लॉ भी इम्पोज कर दिया था। कौन सा लॉ था वो, मार्शल लॉ। अब इस मार्शल लॉ का क्या मीनिंग है, मार्शल लॉ में क्या था, जैसे अभी कर्फ्यू में होता है तो मार्शल लॉ में कोई भी क्राउड में इकट्ठे नहीं हो सकते थे, क्राउड क्रिएट नहीं कर सकते थे। अगर ऐसा करते तो उनको बिना कुछ कहे फायरिंग कर सकते थे उस पे, ब्रिटिश पे जो पुलिस थी उन पर फायरिंग कर देती। अब इससे क्या हुआ कि ये मार्शल लॉ उन्होंने इसीलिए इम्पोज किया था क्योंकि जब पीसफुल प्रोसेसन जो कि चल रहा था, एक तो डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलव को रिलीज़ करवाने के लिए और उसी के साथ में रोलेक्ट एक्ट के खिलाफ, तो इस पीसफुल प्रोसेसन पे उन्होंने फायरिंग की, जिसकी वजह से पीपल और ज़्यादा भड़क उठे और प्रोटेस्ट को और ज़्यादा बढ़ने लगा, जिसकी वजह से मार्शल लॉ को इम्पोज किया गया। अब मार्शल लॉ है कर्फ्यू की तरह, जिसमें कि कोई भी क्राउड में इकट्ठे नहीं हो सकते। और इसी मार्शल लॉ की वजह से क्या हुआ कि जलियांवाला बाग मैस्केर हुआ। अब हम जलियांवाला बाग मैस्केर के बारे में और ज़्यादा डीप में जानेंगे कि एक तो वॉयलेंस चल रही थी रोलेक्ट एक्ट के लिए, उसी के साथ में जो उनको बचाने के लिए, रिलीज़ करवाने के लिए डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन को चल रही थी, तो मार्शल लॉ इम्पोज किया गया, ये हमने पढ़ लिया है अभी। और मार्शल लॉ इम्पोज किया गया तो उसमें पीपल को, जो ऑर्डिनरी पीपल थे विलेजेस के, जो पंजाब वहाँ पे अमृतसर के आसपास की विलेजेस और सिटीज़ थे, तो पीपल को लगा कि हमें क्या है, मार्शल लॉ इम्पोज हुआ है तो उसका हमें क्या दिक्कत है, हम प्रोटेस्ट थोड़े कर रहे हैं। वो जा रहे थे बैसाखी फेयर में, जो ऑर्डिनरी पीपल थे। तो ऑन 13 अप्रैल पीपल गैदर्ड इन जलियांवाला बाग फॉर बैसाखी फेयर। अब जलियांवाला बाग क्या है, एक बार हम ये भी जान लेते हैं। जलियांवाला बाग एक पार्क है जो कि अमृतसर में है, अमृतसर पंजाब में। अब इसी के साथ में बैसाखी, बैसाखी फेयर क्या था कि बैसाखी एक हार्वेस्ट फेस्टिवल है पंजाब में, जो कि बहुत ज़्यादा मान्यता है इस फेस्टिवल को। तो जब ये बैसाखी फेयर चल रहा था तो पीपल इकट्ठे हुए जलियांवाला बाग में। तो यहाँ पर 13 अप्रैल को जब वो गैदर हुए तो जनरल डायर ने कमांड ले रखी थी मार्शल लॉ की। जनरल डायर के अंडर में था ये मार्शल लॉ। अब ये मार्शल लॉ क्यों नाम हो, जो मार्शल लॉ हुआ था, तो जनरल डायर को पता चला जब कि बैसाखी फेयर में पीपल इकट्ठे हुए हुए हैं। तो इस बैसाखी फेयर में सिर्फ पीपल मेले में ही नहीं आए थे, कुछ पीपल मेले को एंजॉय करने आए थे, उसी के साथ में कुछ पीपल गैदर हुए थे मीटिंग करने के लिए। अब बैसाखी फेयर में तो आए थे, उसी के साथ में मीटिंग के लिए भी आए थे। और मीटिंग किस चीज़ की, कि कैसे वो अपने प्रोटेस्ट को बढ़ा सकते हैं, ब्रिटिशर को हमारी जो कंट्री है उससे कैसे निकाल सकते हैं, उसके लिए मीटिंग कर रहे थे। तो जनरल डायर को जब ये पता चला कि पीपल गैदर्ड है वहाँ पे, तो वहाँ पे गया। अब जलियांवाला बाग की फॉर्मेशन क्या है कि वो कुछ इस प्रकार है कि उसका सिर्फ एक ही एग्जिट डोर है।
तो वहाँ से जनरल डायर ने एंटर किया एग्जिट डोर से, और उस एग्जिट डोर को बंद कर दिया, और जितने भी क्राउड था, जितने भी पीपल थे वहाँ पे बंद हो गए। और इस जलियांवाला बाग जो पार्क था उसमें एक वेल भी था। हम इस जो वेल के ऊपर भी एक स्टोरी है उसको भी डिस्कस करेंगे। उससे पहले हम बात करते हैं कि जब जनरल डायर ने कमांड ले रखी थी तो उसमें क्या हुआ कि वो उस एक एग्जिट से एंटर किया उसने, और एंटर करते ही क्या हुआ कि जितना भी क्राउड था उस पर फायरिंग शुरू कर दी और सभी पीपल को मारने लग गया। तो अब वेल की क्या स्टोरी थी कि वहाँ पर वेल था, तो जैसे ही फायरिंग शुरू की तो और कोई एग्जिट डोर नहीं था, इसीलिए जो पीपल थे अपनी जान बचाने के लिए उस कुएं में कूदने लग गए थे। अब कुएं में कूदने लग गए तो इतनी ज़्यादा क्राउड थी वहाँ पे कि वो कुआं पूरा भर गया था, और जो नीचे दबने वाले लोग थे वो दबकर मर गए थे और कुछ फायरिंग से मर गए थे। तो इसका क्या इफेक्ट हुआ कि मैनी पीपल वर किल्ड एंड इंजर्ड। और अब ऐसा क्यों किया गया कि इतने लोगों को क्यों मारा गया, क्यों इंजर किया गया? ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि जो ब्रिटिश ऑफिशियल थे या फिर जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी वो चाहती थी कि जो कॉमन पीपल हैं उनके माइंड में टेरर की फीलिंग क्रिएट की जाए, टेरराइज किया जाए, उन्हें ह्यूमिलेट किया जाए। और इसी पर्पस से जो टेरराइजेशन का पर्पस था उसी पर्पस को देखते हुए उन्होंने पीपल वर फ्लोक्ड एंड विलेजेस वर बॉम्ब्ड। इसका क्या मीनिंग हुआ कि जो साधारण कॉमन पीपल थे उनको फ्लोक किया गया। फ्लोक का मीनिंग होता है कि कोड़े बरसाए गए, उनको कोड़े मारे गए। उसी के साथ में विलेजेस में बॉम्ब डाल दिए गए और विलेजेस को उड़ा दिया गया। अब इतना ज़्यादा जो मूवमेंट हो रही थी, इतना ज़्यादा वॉयलेंस हो रहा था, इस वॉयलेंस को देखते हुए महात्मा गांधी ने क्या किया कि जो मूवमेंट चल रही थी, जो रोलेट एक्ट के खिलाफ सत्याग्रह, रोलेट सत्याग्रह चल रहा था, उसे बंद कर दिया। यहाँ पर हमारा जो जलियांवाला बाग और रोलेट एक्ट के बारे में कंप्लीट हो गया है। एक बार फिर से हम रोलेट एक्ट के जो मेन पॉइंट है उनको रिवाइज कर लेते हैं। तो दिस एक्ट गेव द गवर्नमेंट द पावर टू इम्प्रिजन एनी पर्सन विदाउट एनी ट्रायल फॉर अ पीरियड ऑफ 2 years। अब इसमें क्या पावर मिल गई कि पीपल किसी भी व्यक्ति को वो 2 साल तक कोई भी झूठा चार्ज लगा कर लेते थे वो अरेस्ट। उसी के साथ में अगर कोई प्रोटेस्ट कर रहा है तो उस पॉलिटिकल लीडर को भी 2 साल तक बिना किसी ट्रायल के अरेस्ट कर सकते थे। उसी के बाद में दिस aim of this act was to destroy the national movement by imprisoning the national worker। जो नेशनल वर्कर यानी कि जो नेशनल लीडर थे उनको इम्प्रिजन करने से यानी कि जेल में डाल देते ताकि जो ये नेशनल मूवमेंट चल रही थी उसको रोका जा सके। उसी के साथ में इट वॉज अ ब्लैक लॉ बिकॉज इट वॉज अगेंस्ट बेसिक ह्यूमन राइट्स। ये जो लॉ था इसको ब्लैक लॉ यानी कि काला कानून भी कहा गया रोलेट एक्ट को। क्यों कहा गया? क्योंकि ये बेसिक ह्यूमन राइट्स के खिलाफ था। और इसी के साथ में एक और कहानी भी है कि जो इतना ज़्यादा वॉयलेंस हुआ तो महात्मा गांधी ने ख़त्म कर दिया था, ये मूवमेंट ख़त्म कर दी थी। लेकिन अब महात्मा गांधी चाहते थे कि और भी बड़ी मूवमेंट क्रिएट की जाए, पूरे इंडिया में मूवमेंट क्रिएट की जाए ताकि हम ब्रिटिशर को बाहर निकाल सकते हैं हमारी कंट्री के से। तो अब उन्होंने क्या सोचा कि अगर बड़ी मूवमेंट क्रिएट करनी है तो हिंदू और मुस्लिम दोनों को इकट्ठा करना पड़ेगा। तो इससे अगले लेक्चर में हम उसी के बारे में जानेंगे। सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।